ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਐਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ने आम आदमी पार्टी ते हमला बोलिया है। चन्नी का कहना है कि जेकर आप दी सरकार बनी तो पंजाब दा नुकसान होवेगा। पंजाब के अंदर अब वोटिंग प्रोसेस पूरा हो गया, सबकी जो जनादेश है वो ईवीएम में बंद हो गया। आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं, आपके फेस के ऊपर आप सीएम फेस है, पूरी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। क्या आपको एसेंस मिल रही है? क्या वहाँ से आपको पहली? देखिए, आज मैं ज़्यादातर अपने क्षेत्र चमकौर साहब में रहा हूँ या भदौड़ की खबर आती रही है। 2 क्षेत्र से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ जहाँ से मुझे कहा जा रहा था कि ये हार रहा है। मैं आपको ये अपने लिए, मेरे लिए खुशखबरी है, आपको भी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मैं दोनों क्षेत्रों से बड़े अच्छे मार्जिन से जीत रहा हूँ। बाकी पंजाब का अभी रिपोर्ट आएगी, चारों तरफ से पता चलेगा, सबसे बात करेंगे, फिर उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे कितनी सीटें कौन जीत रहा है और कितनी बड़ी मेजॉरिटी से हम जीत रहे हैं या क्या स्थिति है। इसके बारे में अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पूरी फीडबैक नहीं है। हाँ, ये है कि अच्छा उत्साह देखने को हर तरफ कांग्रेस के हक में मिला है। तो क्या सर आप आश्वस्त नहीं? आपकी सरकार नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आश्वस्त हूँ और मुझे यकीन है हमारी सरकार बनेगी, लेकिन मैं पॉलिटिशियनों की तरह ऐसे ही नहीं बोलना चाहता जब तक मुझे रिपोर्ट नहीं आ जाती। लेकिन सर जो आपकी उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन कर दी है। अरे विरोधी पार्टियां, ये केजरीवाल क्या है यार, इस तो पहले भी कह रहा था कि मैं बुरी तरह हार रहा हूँ दोनों क्षेत्र से। आज मैं आपको कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, अब मेरे से लिख कर लो ना, मैं जीत रहा हूँ। अब वो लिख कर दे। ये झूठा आदमी है, पहले झूठी बातें बड़ी बड़ी करता है, झूठे आरोप लगाता है, बाद में ख़त्म हो जाते हैं इसके और मुकर जाता है। कांग्रेस से हटकर आम आदमी आती है, कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि इसमें वही राजनीतिक लोग हैं, वो भी नहीं हैं, घसे पिटे का राजनीतिक लोग हैं जिनको चारों तरफ से नकार दिया गया। वो आम आदमी में जाके शरण ले लेता है और दूसरे धोया जाता है वो वहाँ। इसलिए कोई बदलाव वाली पार्टी नहीं है ये, इनमें कोई क्रांतिकारी नहीं है, ये भगत सिंह का कोई चेला नहीं है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ पुजे, जिथे एक चुनावी रैली ਨੂੰ संबोधन करदਿਆਂ केजरीवाल ने भाजपा ते निशाने बिन्ने। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सारियां एजेंसियां दे छापे पवाए पर उन्होंने कुछ नहीं मिलिया। इस दौरान उन्होंने अपने ते लगे अतवाद के दोषों ते भी सफाई दी है। उन्होंने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करा ली, सीबीआई वाले मेरे दफ्तर घर सारा छान मारा। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने ईडी की रेड करा ली, उन्होंने रॉ की रेड, सारी दिल्ली पुलिस की रेड करा ली। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। मैंने कहा फिर कैसे कह रहे हो आतंकवादी? बोले वो गाजियाबाद में कवि रहता है, वो कवि कह रहा है केजरीवाल आतंकवादी। उसके बोले वो गाजियाबाद में कवि रहता है, उसके सपने में आया है कि वह केजरीवाल आतंकवादी है। मैंने कहा मोदी जी ऐसी बातें तो राहुल गांधी किया करते हैं, आप भी। मैंने कहा राहुल गांधी ऐसी बातें करे तो समझ में आता, आप भी। आजकल जितने मोदी भक्त है, जनता उनके पीछे पड़ रही है। यार तुम्हारा मोदी भी राहुल गांधी बन गया। कुछ भी किसी को भी आतंकवादी बोल देते हैं। थोड़े दिन पहले किसान बॉर्डर पे बैठे थे, कहते सारे किसान आतंकवादी, खालिस्तानी। कह रहे थे ना किसानों को आतंकवादी। कल कहते हैं कि सारे साइकिल वाले आतंकवादी, जो साइकिल चलाता है इस देश में वो आतंकवादी। ये जितने साइकिल चलाने वाले हैं ना, जितने गरीब लोग, इस बार जब बटन दबाने जाओ बता देना बीजेपी वाले आतंकवादी हैं कि साइकिल वाले आतंकवादी हैं। एक बार में ही बता देना इस बार। ऐसा बटन दबाना इनको पता चल जाए। 2 तरह के आतंकवादी होते हैं। एक वो आतंकवादी होता है जो जनता में खौफ फैलाता है, और एक वो आतंकवादी होता है जो भ्रष्टाचारियों में खौफ फैलाता है। मैं दूसरी तरफ का आतंकवादी हूं जो इन भ्रष्टाचारियों में खौफ फैलाता है। वो शोले का डायलॉग याद है? जब 100 मील दूर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करता है तो मां कहती है बेटा भ्रष्टाचार मत कर, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा।
भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। ये सारे भ्रष्टाचारी चोर उचक्के लुटेरे मिलके मेरे को आतंकवादी कह रहे हैं। इनके मन में आतंक फैला रखा है मैंने। 100 साल पहले अंग्रेज भी भगत सिंह को आतंकवादी कहा करते थे। क्यों? क्योंकि भगत सिंह के नाम से कांपते थे अंग्रेज। खौफ फैला रखा था भगत सिंह ने अंग्रेजों के दिल में। उसका नाम से डरते थे, अंग्रेजों को नींद नहीं आती थी भगत सिंह के नाम से। उसको फांसी पे चढ़ा दिया। उससे बड़ा देशभक्त नहीं था भगत सिंह से बड़ा। आज ये 100 साल के बाद देश के सारे भ्रष्टाचारी मिलके मेरे को आतंकवादी कहते हैं। केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर हमने बिजली मुफ्त कर दी। पहले खूब पावर कट लगा करते थे। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ? ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 4 ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੀਏਪੀ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਥਰਡ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਊਟਰ ਕੱਟ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰੀ ਐ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ 8 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਸਏਪੀ ਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਘੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਊਟਰ ਕੱਟ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ। ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 198 ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 98 ਨੰਬਰ ਬੂਥ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਜੰਗਮੈਨ ਹੈਗਾ, 2 ਜੰਗਮੈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ NRI ਦੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਬਾਏ ਫੋਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ GST ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। All the other languages, thank you, all the other cultures. This is the battle that is taking place in India today. So when the BJP comes to Manipur and the RSS comes to Manipur, they come not with respect, not with understanding. They come with a sense of superiority. When I come here, I don't come with a sense of superiority. I come with humility. I come with humility because I understand that you have a lot to give. I come with humility because I know
that there is a lot I can learn from you. From the diverse tribes, from the valley, from the hills, from everybody here, there is something I can learn from your history, from your culture, from your language, from the way you treat your women. There's something that I can learn and I can take back with me when I go home. That's not the idea that the Prime Minister comes with. Prime Minister comes with the idea that he has a superior vision. He has a superior language. And he has the right to define India. This is the difference between us. I want to help preserve your language. I want to help preserve your culture. I want to help preserve the harmony that is prevailing in Manipur. I want to learn from you. And of course, I will also have certain things that I might say that you might take away from, benefit from. The Prime Minister comes here to tell you what he thinks. Prime Minister comes here with an air of superiority. I gave this speech in Parliament and I mentioned in Parliament something that I did not like. I mentioned that I didn't like that the Home Minister of India